किडनी की बीमारी क्या होती है, क्यों होती है और क्या इसका इलाज घर बैठे संभव है? हाँ वंदना जी, देखिए क्या होता है कि पहली बात तो हर व्यक्ति को ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जो गुर्दे भगवान ने दिए हैं, तो गुर्दे हो के लीवर हो के हार्ट हो, जितने भी अंग शरीर में भगवान ने दिए हैं, वो सब अंग अपने परफेक्ट काम करने के लिए डिजाइंड है। और वो इतना काम करना चाहते हैं कि 150 साल तक भी जरूरत पड़े, इवन 200 साल तक भी अगर जरूरत पड़े तो वो अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। आप जरा सोचिए कि 20, 25, 30, 40 सालों में लोगों के गुर्दे अगर खराब हो जाते हैं तो ये कितनी शर्मनाक बात है कि आज हमारी जो गाड़ी हमें इतने साल चलाने के लिए भगवान ने दी, वो आज हम इतने छोटे समय में उसको खराब करके मतलब उसको रख देते हैं। कि जो भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, मेडिकल डॉक्टर स्पेशली, वो हमेशा आपको कहेगा हाई प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, खूब प्रोटीन खाओ, बस कोई बीमारी हो प्रोटीन खाओ। अब ये कचरा जो बॉडी में आप अगर डाल रहे हो, और तो देखिए बॉडी अगर 50 ग्राम कचरा फेंकने की ताकत रखती है, आप उसमें 150-200 ग्राम कचरा रोज क्रिएट करते हो, तो फिर बॉडी क्या करेगी? ओवरवर्क तो करेगी, क्योंकि निकालना तो है, बॉडी को तो अपने आप को जिंदा रखना है। हम लोग मान लीजिए खूब नमक खाते हैं, तो वो भी किडनी को निकालना पड़ता है। हम लोग खूब चाय कॉफी पीते हैं, तो उसका जो कैफीन होता है उसका भी किडनी पे बड़ा घातक असर होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक NK शर्मा जी से। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरा भी सबको बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर शर्मा, आप इस फील्ड में कितने सालों से हैं? आपका कितने सालों का अनुभव है? वंदना जी, मैं करीब 40 इयर्स से ज्यादा हो गए, करीब 45 के आसपास पहुंचने जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ इस फील्ड में जी। मैं अभी 72 का हूँ। वैसे आप अब तक किस टाइप के रोगियों को ज़्यादातर ठीक कर चुके हैं, या कौन से रोगी ऐसे होते हैं जो आपके पास में ज़्यादा आ रहे हैं? देखिए, मैं शुरू से ही मैंने जो प्रैक्टिस शुरुआत की वो कैंसर के ऊपर काम किया मैंने। और कैंसर के, क्योंकि मुझे प्राकृतिक चिकित्सा की जो महानता है वो मुझे सिद्ध करनी थी, इसलिए मैंने कैंसर जैसी बीमारी को ही सामने रखा और उस पर काम करता चला गया। तो अब तक 17,000 से ज्यादा कैंसर मरीजों पर मैं काम कर चुका हूँ। और सबसे ज्यादा डिजेनरेटिव बीमारियां जो होती है, जैसे किडनी डिसऑर्डर्स है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, माइस्थीनिया ग्रेविस है, या कई जो भी ऐसी बीमारियां जिसके बारे में लोग ऐसा समझते हैं कि ये बीमारियां इनक्यूरेबल होती है। तो जनरली मैंने हमेशा बड़ी बड़ी बीमारियों पे इसलिए काम किया कि ताकि मैं प्रकृति की महान शक्ति और हमारे शरीर के अंदर जो सेल्फ हीलिंग पावर है, मैं उसको सिद्ध कर सकूं कि भगवान ने कितनी अद्भुत क्षमता हमारे अंदर भरी हुई है। यूं समझ लें। डॉक्टर शर्मा, आज हम आपके इसी अनुभव को अपने दर्शकों के साथ में शेयर करेंगे। आज हम आपसे बात करेंगे किडनी की बीमारी पर। किडनी की बीमारी क्या होती है, क्यों होती है और क्या इसका इलाज घर बैठे संभव है? हाँ वंदना जी, देखिए क्या होता है कि पहली बात तो हर व्यक्ति को ये समझना बड़ा जरूरी है कि हमारे जो गुर्दे भगवान ने दिए हैं, तो गुर्दे हो के लीवर हो के हार्ट हो, जितने भी अंग शरीर में भगवान ने दिए हैं, वो सब अंग अपने परफेक्ट काम करने के लिए डिजाइंड है। और वो इतना काम करना चाहते हैं कि 150 साल तक भी जरूरत पड़े, इवन 200 साल तक भी अगर जरूरत पड़े तो वो अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि 20, 25, 30, 40 सालों में लोगों के गुर्दे अगर खराब हो जाते हैं तो ये कितनी शर्मनाक बात है कि आज हमारी जो गाड़ी हमें इतने साल चलाने के लिए भगवान ने दी, वो आज हम इतने छोटे समय में उसको खराब करके मतलब उसको रख देते हैं। तो अब यहाँ पे समझना क्या मालूम है कि कई गुर्दे तो कमजोर मिलते हैं माँ बाप के कारण, गर्भ में कुछ गलतियों के कारण, और कुछ गुर्दे हम अधिकतर जो दुनिया में जितने भी गुर्दे खराब होते हैं
वो तो गुर्दे खराब किए जाते हैं, मैं इसको यूं कह सकता हूं। क्योंकि अनजाने में देखिए, ऐसा नहीं कि आदमी कोई जानबूझ करके तोड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अनजाने में हम लोगों ने ऐसी एक ट्रेडिशनल आहार पद्धति को अपना लिया है कि जिसको हम नॉर्मल मान के चलते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो किडनी के जो टूटने का जो सबसे बड़ा जो कारण होता है ना, वो होता है हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन जो भी लोग लेते हैं, जैसे आप जानते होंगे कि कई लोग बड़े दूध के शौकीन होते हैं तो दूध बड़ा पीते हैं, कई लोग पनीर खूब खाते हैं, कई लोग नॉनवेज खूब ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बच्चे आजकल जिम जा रहे हैं तो जिम के अंदर जो है वो बहुत तरह तरह के प्रोटीन के पाउडर लेने की उनको आदत पड़ गई है। तो इस तरह से लोगों के अंदर हाई प्रोटीन खाने की एक प्रथा सी चल पड़ती है और हम उसको नॉर्मल मान के चलते हैं। और इसमें थोड़ी गलती डॉक्टरों की भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि जो भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, मेडिकल डॉक्टर स्पेशली, वो हमेशा आपको कहेगा हाई प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, खूब प्रोटीन खाओ, बस कोई बीमारी हो प्रोटीन खाओ। तो इवन कोरोना के अंदर भी लोगों ने कहा प्रोटीन खाओ जी बस। तो ये प्रोटीन का जो भूत है वो हम पर चढ़ा दिया गया, तो उसके कारण किडनी पे देखिए बोझ क्यों पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है उसका जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है ना, वो बनता है यूरिया, यूरिक एसिड और भी कई अमोनिया वगैरह, ऐसे बहुत सारे उसके वेस्टेज बनते हैं। अब ये कचरा जो बॉडी में आप अगर डाल रहे हो, और तो देखिए बॉडी अगर 50 ग्राम कचरा फेंकने की ताकत रखती है, आप उसमें 150-200 ग्राम कचरा रोज क्रिएट करते हो, तो फिर बॉडी क्या करेगी? ओवरवर्क तो करेगी, क्योंकि निकालना तो है बॉडी को, तो अपने आप को जिंदा रखना है। तो बॉडी वो एक्सेस जो है वो लोड पड़ता है और वो हार्ड वर्क करती है, ओवरवर्क करती है, और फिर धीरे धीरे जो प्रोटीन और वो बहुत तरह के जो एसिडिक खाने हम खाते हैं, उससे हमारी किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना, वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं। खास करके जैसे हम लोग मान लीजिए खूब नमक खाते हैं, तो वो भी किडनी को निकालना पड़ता है। हम लोग खूब चाय कॉफी पीते हैं, तो उसका जो कैफीन होता है उसका भी किडनी पे बड़ा घातक असर होता है। और फिर अगर हम मेडिसिन खा रहे हैं, देखिए इसमें एक बात और समझने की क्या मालूम है, अधिकतर लोग जो एंटीबायोटिक्स खाते हैं और कई तरह के जो डिफरेंट मेडिसिन लेते हैं, उसमें मेडिसिन का भी बहुत बड़ा रोल होता है किडनी को तोड़ने के लिए। मैं देखिए मेरे खुद के ही परिवार में मेरी सगी जो मेरी पोती है, मेरी ग्रैंड डॉटर जो है, वो मतलब मेरे भांजे की मतलब लड़की समझ लें, जो कि तो वो लड़की जो है उसको किडनी की सूजन आई थी, इन्फेक्शन हुआ था, और उसके अंदर डॉक्टर ने उसको वो इतनी जबरदस्त एंटीबायोटिक्स दी कि अल्टीमेटली इट टर्न इनटू किडनी फेल्योर। तो अब उसकी किडनी खराब नहीं थी, सूजी हुई थी सिर्फ, लेकिन वो दवा एंटीबायोटिक्स खाने के कारण उसकी किडनी जो है ब्रेक डाउन हो गई, और आज वो डायलिसिस के ऊपर मतलब बेचारी अटकी हुई है। हालांकि मेरे पास इलाज में उसका डायलिसिस काफी कम हो गया है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि मेडिसिन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कोई सिगरेट ज्यादा पी रहा है, कोई अल्कोहल ज्यादा पी रहा है, और इसमें तो ये सब जो हाई प्रोटीन और हाई टॉक्सिक डाइट, ये बेसिकली दो चीजें मेजरली कह सकता हूँ। हाई टॉक्सिक बेवरेजेस, जैसे इवन कोल्ड ड्रिंक भी हम पीते हैं ना, तो कोल्ड ड्रिंक में जो फॉस्फोरिक एसिड होती है, आप जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक में जो फॉस्फोरिक एसिड होती है उसमें 12 चम्मच चीनी होती है, और अगर वो चीनी को निकाल दो ना, तो वो जो फॉस्फोरिक एसिड अगर आप मुंह में डालो ना, आपका मुंह जल सकता है। कहते हैं ना कि कोको कोला की अगर उसके अंदर 2 दिन दांत को रख दिया जाए तो उसका पूरा एनिमल खत्म हो जाता है। तो इतना सीरियस ऐसा जो डैमेजिंग जो चीजें हमारे लाइफ में जुड़ चुकी हैं, और हमारे घरों में हम अपने ग्रोसरी स्टोर में जाकर बड़े मजे से खरीद कर लेकर आ रहे होते हैं, तो डेफिनेटली ये सब चीजें उसको काम कर रही होती है। ठीक है, तो ये हो गया। खास करके अगर आप ज्यादा दूध पी रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, अन्न दालें खा रहे हैं, आप खूब चीनी खा रहे हैं, खूब नमक खा रहे हैं, आप चाय कॉफी शराब सिगरेट तंबाकू ले रहे हैं, आप दवाएं खा रहे हैं, तो समझ लेना कि आपकी किडनी को आप 100% डैमेज कर रहे हैं। फर्क इतना ही है कि कईयों की किडनी डैमेज तो हो चुकी होती है कुछ हद तक, लेकिन वो कुछ दूसरी बीमारियों से मर जाते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारी किडनी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है। किडनी अगर आप किसी का भी जांच करवाओगे ना, तो कहीं ना कहीं उसकी किडनी 30%, 40%, 50%, 70% आपको डैमेज मिलेगी ही।
तो ये क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल वैसी है, तो पहला कारण तो न्यूट्रिशन है। और दूसरा जो कारण है ना वो है कि हमारे माइंड में अगर किसी प्रकार के भी कोई बहुत ज्यादा फियर चलते हैं, फियर और स्ट्रेस चलते हैं, तो उसके कारण भी क्या होता है कि हमारा उसका सीधा असर किडनी पे पड़ता है। और जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है वो खून की नलियों को हार्ड करने लगता है, श्रिंक करने लगता है। तो उसके कारण क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जब रेज होता है तो रेज जो ब्लड प्रेशर होता है वो सीधा का सीधा किडनी पे प्रभाव डालता है। तो अब आदमी क्या करता है कि ब्लड प्रेशर की गोलियां खाना जो शुरू कर देगा, लेकिन तनाव, चिंता और भय का जो मूल कारण होता है ना वो उसको निकालता भी नहीं है। जब वो नहीं निकालता है तो फिर क्या होता है, वो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, कॉज मेंटेन रहता है, और धीरे धीरे किडनी पे प्रेशर पड़ने के कारण वो धीरे धीरे किडनी ब्रेकडाउन होती चली जाती है। तो एक ये भी एक कारण, मैं मेजर कारण बता रहा हूँ, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ सब चीजों में, ठीक है। और तीसरा कारण जो आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि डायबिटीज जिसको भी हो गई है तो शुगर जो है वो किडनी के नेफ्रॉन्स को धीरे धीरे खराब करने लग जाती है। डायबिटीज से तो वैसे भी हार्ट, किडनी, लिवर, नर्वस सिस्टम, सब आंखें वगैरह सब डैमेज होती है उससे, तो उसमें किडनी का भी बड़ा रोल होता है। तो ये मेजर कॉज है किडनी के डैमेज होने का। अब यहाँ पे सवाल क्या होता है, कई बार छोटी उम्र में भी लोगों की जो किडनी खराब हो जाती है तो उसका कारण हमारे माँ बाप का भी होता है कि जब माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है ना तो उस समय माँ को कैसा एनवायरनमेंट मिला, टेंशन मिला, माँ बहुत परेशान रही, तनाव में रही, चिंता में रही, उसको खाना ढंग से मिला ना मिला, और तो ये उसकी डेफिशिएंसी कुछ क्रिएट की गई, या माँ को कुछ खास खाने की आदतें बहुत ज्यादा थी तो उसका असर उसके देखिए, जब माँ अगर मान लो हाई प्रोटीन खाती है ना तो आपको क्या होता है कि अगर उसकी किडनी उसको पूरी तरह हैंडल नहीं कर पाती है तो बच्चे की किडनी को भी इस्तेमाल करने लग जाते हैं। इस तरह से मान लो माँ खूब तला हुआ खा रही, घी तेल खा रही है तो बच्चे का लिवर भी यूज होता है। इसलिए आजकल जो बच्चे पैदा होते हैं ना वो अक्सर उनका लिवर थोड़ा ओवर स्टेंड होता है, क्योंकि ऐसा कोई घर ही नहीं है जहाँ घी तेल का अच्छा उपयोग ना हो रहा हो। तो इस तरह से ये सब चीजें जो है ना हमारे गर्भ से भी आती है, और गर्भ में अगर माँ ने खूब दवाएं खाई है, डॉक्टर ने भी उनको इंजेक्शन दिए हैं, देखिए खास करके अगर इंजेक्शन दिया है या कोई प्रकार के एंटीबायोटिक्स माँ ने खाई है तो समझ लेना उसका कोई ना कोई असर उसके आने वाली संतान पे जरूर होता है, और जब वो बाहर आएगा तो कोई ना कोई एक कमजोर अंग लेकर पैदा होगा। तो उसमें कोई भी अंग हो सकता है, उसमें किडनी भी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए बचपन से कई लोगों की जो किडनी खराब होती है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही होता है। तो ये मेजर फैक्टर है जो मैंने आपको बताए हैं कि किडनी खराब होने के पीछे रीजन क्या है। अब देखिए यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज से कोई 40 साल पहले, जब मैं 25 साल की मेरी उम्र थी, कि मैं खाने का बहुत शौकीन था और मैंने बहुत मतलब बड़ा चटोरा था और खूब मैंने खाया। अच्छा, मैं रोज जब खाता था ना तरह तरह की चीजें चटपटी, तो मैं क्या सोचता था मालूम है, मैं ये सोचता देखा मुझे आज भी कुछ नहीं हुआ। यानी कि मैंने गलत जीवन की मोमबत्ती मैंने अपनी लोहे की चादर के नीचे लगा दी, और मैं रोज ऊपर से देख के क्या बोलता था, देखा मुझे आज भी कुछ नहीं हुआ, देखा मुझे आज भी कुछ नहीं हुआ, ना मैंने खाया ना। और मोमबत्ती नीचे से जल के ना ऐसे छेद करती रही, छेद करते करते अचानक एक दिन वो बाहर निकल गई। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कल तक तो ठीक था जी, आज अचानक हो गया जी बीमारी। आहार व्यवहार विचार से हर पल बीज जो बोए, पल पल फल बनता गया, अचानक कुछ ना होए। कहे नंद जागे रहो, सचेत रहो हर पल, इस पल बोया बीज ही फल लाएगा कल। तो समझना क्या मालूम है कि ये हमारे अपने ही कारणों से, या माँ बाप के थोड़ा अगर मान लो कुछ परसेंटेज है तो वहां से हमें मिल रहा होता है। तो अब सवाल पैदा क्या होता है, कैसे रिवाइव करें। अब देखिए मैंने कैसे रिवाइव किया। देखिए मेरे अंदर से एक आवाज आई कि शर्मा जी क्या करें, अब कैसे ठीक करें। तो मेरे अंदर से आवाज आई कि भाई कोई भी चीज बाहर से जाके शरीर को कभी मदद नहीं कर सकती और हील नहीं कर सकती, क्योंकि हीलिंग करने की ताकत शरीर के अंदर है। ये पता नहीं मेरे अंदर कोई नेचुरल गिफ्टेड ज्ञान था मेरे अंदर। तो मैंने क्या सोचा, मुझे ठीक कौन करेगा। मेरे अंदर से आवाज आई तो मैंने कहा वही शक्ति जिसने मुझे मेरे छोटे से वीर्य कण से मुझे जिसने 6 फीट का बना दिया, मैंने कहा वही शक्ति मुझे ठीक कर सकती है, बस ये भरोसा मेरा। तो मैंने नेचर के रास्ते में जाना है मुझे, ये मैंने जानबूझ करके चुना।
और मैं नेचुरोपैथी के लोगों को ढूंढा। फिर मैंने उपवास किया, मैंने फलाहार किया, मैंने योग किया, मैंने प्राणायाम किया और मैं कई 3-4 महीने तक लगा रहा अपने शरीर के साथ में। और करते-करते मेरी मेरी जो किडनी है वो वापस रीजनरेट होनी शुरू हुई और उसके बाद मैं 3-4 महीने में काफ़ी जब ठीक हो गया, तो थोड़ा बोलते हैं ना गलत खान-पान वापस करते-करते कभी सही करते-करते ऐसे साल 2 साल में मैंने अपने आप को काफ़ी ठीक मतलब संभाल लिया और फिर उसके बाद मैं ठीक हो गया। जब मैं ठीक हो गया, तो जब मेरी किडनी ठीक हो गई, तो फिर मैंने कसम खाई कि आज के बाद अब बीमार नहीं पड़ूँगा। क्यों? बीमार पड़ने के लिए कारण चाहिए और मैं वो दूँगा नहीं। तो अब आपको जानकर के हैरानी होगी वंदना जी कि आज मैं 72 इयर्स की एज में हूँ, मुझे 40-45 साल हो गए हैं बीमार पड़ के। मैं छाती ठोक के दावा करता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत मुझे बीमार नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं बीमारी का कारण नहीं देता और शरीर को बीमार पड़ने का शौक नहीं है। और हर आदमी को ये जानना ज़रूरी है किडनी वालों को कि आपके शरीर में नवनिर्माण की इतनी अद्भुत क्षमता है कि अगर आपका हार्ट ब्लॉकेज 100% भी हो जाए ना, तो भी आपकी नई आर्टरी डेवलपमेंट होकर हार्ट को जो है फीड कर सकती है। एक सेल अगर हमारा डैमेज हो जाता है बॉडी का, तो दूसरा सेल उसका काम निभाने लग जाता है। तो ये हमारे सेल की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो लोगों को अपने शरीर की क्षमता पर बहुत अटूट भरोसा रखना चाहिए, प्रकृति की शक्तियों पर, हमारे पंच तत्वों पे बड़ा भरोसा रखना चाहिए, तो उससे फिर नवनिर्माण की जो है ना क्षमता बढ़ जाती है। देखिए, आपका बिलीफ ही नहीं होगा ना और आप सोचते हो कि नहीं मुझे लाइफस्टाइल ठीक करने के बजाय, मुझे रोग का कारण ठीक करने के बजाय मुझे दवा खानी चाहिए, मुझे डायलिसिस देना चाहिए, तो भैया वो आपकी चॉइस है। और जो लोग सोचते हैं कि मैं कोई किडनी ट्रांसप्लांट करा दूं, तो वो बहुत बड़े भ्रम में है, क्योंकि शरीर आपके अंदर एक नॉर्मल जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं ना, वो भी 15-20 दिन से ज्यादा बॉडी रखती नहीं है। तो आप तो सब जानते हैं कि वो तो उसके लिए जिंदगी भर दवाएं खानी पड़ती है और जिन कारणों से आपकी किडनी डैमेज हुई, तो वही कारण आप पे तो मौजूद रखा हुआ है। तो फिर अगली बार जब उसी किडनी पे एक किडनी आपकी रहती है, तो उसके टूटने की संभावना और ज्यादा रहती है। तो इसीलिए ट्रांसप्लांट उसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ी देर के लिए लाइफ मिल गई, वो एक अच्छी बात है। देखिए, मेडिकल साइंस का अपना भी एक अच्छा उपयोग है, तो आपने उसका उपयोग ले लिया, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हर आदमी जो जागने को तैयार है, उसके अंदर रिवर्सल प्रोसेस जो है वापस दोबारा ठीक हो सकता है। तो अब क्या उपचार करना चाहिए और कैसे उसको ठीक होना चाहिए, मैं अब उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले किडनी के केसेस में जितने भी हाई प्रोटीन डाइट होती है, वो उसको इमीडिएटली बंद करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग दूध पीते हैं, दूध बंद, दही बंद, हमारा पनीर बंद, हमारी दालें बंद और जितने भी सोयाबीन है, काजू है, मूंगफली है, नॉन वेज है, तो जितने भी जो हाई प्रोटीन डाइट है, वो तो सबसे पहले उसमें बंद करनी है, क्योंकि यूरिया उसी से ज्यादा एसिड बनती है ब्लड में, जो किडनी को निकालना और किडनी निकाल नहीं पाती है। ठीक है, पहला काम। अच्छा, अब दूसरा काम क्या मालूम है कि हमारे इसमें किडनी के मामले में चूंकि हमारा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ होता है जनरली, और हमारा जो है ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ होता है, और हमारा हीमोग्लोबिन जो है काफी कम हो चुका होता है, तो उस कंडीशन में किडनी के पेशेंट को क्या करना चाहिए, ये खुराक जो है वो अच्छी मात्रा में खा सकते हैं। देखिए, पहला जो है वो है सारे के सारे मीठे फल। देखिए, सारे के सारे मीठे फल का मतलब क्या है कि जनरली डॉक्टर लोग जो है ना आपको ये राय देंगे कि भाई पोटेशियम होता है, इसको ज्यादा खाना मत। तो आपको ये आर्गुमेंट आपके दिमाग में आपको समझना है, ध्यान रखना कि कोई भी कुदरत में किसी भी चीज में, किसी में सोडियम है कि पोटेशियम है कि फैट है कि प्रोटीन है, तो वो उसके दूसरे मिनरल को कॉम्बिनेशन करने के लिए होता है, वो एक्स्ट्रा रिलीज होने के लिए नहीं होता कि आपने फल खाया तो उसमें से पोटेशियम छूटकर कहीं बाहर निकल गया। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अगर मान लो आप कोई दूध है, अब दूध में मलाई है, अब अगर दूध में अगर आप मलाई लेते हो, तो अगर आपने दूध की मलाई अलग कर दी, या दूध में अगर मलाई होती भी है मान लो, तो अब वो मलाई प्रोटीन के डाइजेशन के हिसाब से होती है। वो ऐसा नहीं कि वो एक्स्ट्रा है कि आपने अगर दूध पी लिया तो उसका फैट जो है वो आपके बॉडी में अलग जाके कहीं जमा हो जाएगा।
ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए एक बात सबसे अच्छी तरह समझ लें, देखिए मैं 40 साल के अनुभव से बता रहा हूँ और इसके ऊपर जितने भी नेचुरोपैथ या अच्छे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वो सब अच्छी तरह जानते हैं। हमारे जो मित्र हैं विश्वरूप चौधरी भी हैं, वो भी अगर आप उनसे बात करोगे, वो भी आपको जानते हैं, उन्होंने तो हिम्स खोला हुआ है, आप सब जानते ही हैं। तो ये सब मीठे फल आपको खूब खाने के लिए कहते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो है फल सारे के सारे आप ले सकते हैं। उसमें खजूर, किशमिश, अंजीर, मुनक्का जैसे मीठे सूखे फल भी भिगोकर आप उसको ले सकते हैं। पहली बात, पहला खाना तो ये। और दूसरा, जितने प्रकार के सलाड्स होते हैं, गाजर, मूली, खीरा, थोड़े टमाटर थोड़ी कम मात्रा में, क्योंकि इसमें खटाई थोड़ी कम खानी पड़ती है, तो इसलिए खट्टे फल जो है ना उसको थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है, जैसे नींबू, टमाटर, और खास करके अमचूर इमली वाली खटाई तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, ये खास तौर पे ख्याल रखें। तो इसमें खाना क्या है कि सलाड में जितने भी तरह के कच्चे सलाड है, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर, जो भी कच्चा, ब्रोकोली वगैरह जो भी अवेलेबल है आपके सीजन में, रीजन में, आप वो सलाड में हल्का सा सेंधा नमक, नॉर्मल नमक ना खाकर सेंधा नमक और जीरा और काली मिर्च अगर आपको डालनी है तो आप डाल दें। और सलाड खाने के लिए, क्योंकि सलाड खाना होता है ना तो आपको स्वाद से भी खाना होता है, मजा भी लेना होता है। तो मेरा ये कहना होता है कि आप थोड़ी कई तरह की चटनियां बना दें, जैसे पुदीने धनिया की चटनी बना दी, फिर कोई और तरह की प्याज टमाटर की थोड़ी चटनी बना दी, जिसका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल जरा स्वाद के लिए हमें करना पड़ता है। तो इस तरह की चटनियों से क्या होता है, सलाड अच्छी मात्रा में खाया जा सकता है। फिर उसके बाद में स्टीम सब्जियां जो होती है, जितनी प्रकार की घिया, टिंडा, तोरई, परवल, जितने भी आप सब्जियों के नाम लेते हैं, वो सारी सब्जियां जो है आप इसमें आराम से जो है आप लोग जो है खा सकते हैं। तो एक तो ये भी एक तरीका है। तो फल हो गया, सलाद हो गया, सब्जी हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे मजेदार बात क्या मालूम है, जब कोई दाल अंकुरित हो जाती है, जैसे मूंग, मोठ, चने, मसूर, जिसमें 1 इंच लंबा जब उसमें से अंकुर फूट जाता है, तो फिर वो दाल नहीं रह जाती, वो ग्रीन वेजिटेबल्स में कन्वर्ट हो गई, ऐसे समझ दो। तो मान लो कि अगर एक दाल का प्रोटीन अगर 15 से 18% होता है, तो समझो कि जैसे ही वो अंकुरित 1 इंच हो गई, तो अब वो 1% या 2% के पास आ गई, यानी कि उसका प्रोटीन नहीं के बराबर आ गया। तो इसीलिए अंकुरित दालें जो होती है वो आप अच्छी मात्रा में खा सकते हैं, और उसको तरह तरह से थोड़ा स्वादिष्ट बनाकर भी, रॉ ज्यादा खाइए और कभी कभार थोड़ा स्टीम करके भी खा सकते हैं। ठीक है, तो चौथी चीज ये हो गई। अच्छा, अब पांचवी चीज क्या खा सकते हैं कि जो ताजे मेवे होते हैं, जैसे कोकोनट होता है, बादाम भिगो दी। देखिए, जो ताजे मेवे जो होते हैं उनको जब भिगो देते हैं ना, तो उसका प्रोटीन वैल्यू बहुत डाउन आ जाता है और वो डाइजेस्टिबल फॉर्म में आ जाता है। तो अभी ताजा कोकोनट और जो भीगी हुई जो बादाम होती है ना, उसका ब्लड यूरिया उतना नहीं बनता, उसका एसिड जो नॉर्मल ड्राई जो सूखी अवस्था में इनका वो बनता है। तो इसीलिए ताजा जो मेवा होता है, तो उन मेवों को भी, नारियल को भी और थोड़ी भीगे हुए बादाम को भी, या उनका दूध बनाकर, कोकोनट मिल्क है, आमंड मिल्क है, तो वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि वो हाई प्रोटीनस फूड नहीं माना जाएगा हमारे हिसाब से, क्योंकि वो फ्रेश अवस्था में आ गया, इसीलिए। अच्छा, इसके बाद जितने हरी अवस्था में जितने भी ग्रेन्स होते हैं ना, जैसे हरे मटर होते हैं, तो हरे मटर है तो प्रोटीनस फूड, लेकिन वो सूख जाएगा तो दाल बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। लेकिन अगर हरी अवस्था में है तो समझना कि वो आपको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो अभी वेजिटेबल किंगडम में है, उसमें एंजाइम्स हैं, उसमें लाइफ है, और वो अभी उसमें काफी मिनरल, विटामिन सब अवेलेबल है। तो इसीलिए हरे मटर भी आप कच्चे भी खा सकते हैं, स्टीम करके भी खा सकते हैं। और इसके अलावा जो भुट्टा होता है, देखिए भुट्टा ताजा होता है ना, तो ताजा भुट्टा जो होता है ना, उसके अंदर वो अभी लाइवली एनर्जी, वो एक ग्रीन स्टेट में है। तो ग्रीन स्टेट में जो अनाज होता है ना, वो बिल्कुल सब्जी की तरह होता है। तो इसीलिए आप जानते हैं कि हम तो मक्के के दानों की सब्जी भी बना लेते हैं, कहीं भिंडी के साथ या और कोई पालक के साथ। तो मक्के के जो दाने होते हैं ना, उनको भी स्टीम करके जब आप लेंगे, तो वो भी बॉडी के ऊपर उतना प्रेशर नहीं डालता, क्योंकि हमें उसका स्टार्च, ग्लूकोज जो है वो हमें बॉडी को मिल जाता है आराम से। और उसके बाद और अगर आगे बढ़े, तो अगर अनाज में जाना है, तो अनाज को मैं अभी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अनाज
के अंदर जाते ही थोड़ा प्रोटीन का परसेंटेज बढ़ने लगता है। देखिए अभी तक जो मैंने बताया उसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं के बराबर है। अच्छा, इसके बाद आप अनाज के बजाय मेरा मानना क्या है, आप रूट्स के ऊपर जाएं, जैसे उबले हुए आलू, भुने हुए आलू। क्यों? आलू अल्कलाइन होता है बॉडी के लिए और उसमें बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं, उसका जो स्टार्च होता है वो बहुत लाइटर होता है बॉडी में। आपने कभी नोट किया होगा कि आलू जब भी खाओ पेट हल्का लगता है आपको, लेकिन अगर आप उसको दूसरों के साथ मिला के खाते हो तो ओवर स्टार्च होता है। तो खाली आलू को आपने भून दिया, आपने उसको जो है उसको उबाल दिया या जैसे भी रोस्ट कर दिया, तो इस तरह से आलू को भी आप सलाद सब्जी के साथ जोड़ सकते हैं। शकरकंदी जो होती है, तो शकरकंदी भी जो रूट्स जो होती है वो भी आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो ये थोड़ी जो चीजें हैं जो कि नॉन प्रोटीनस है, मैं यूं कह सकता हूं ये नॉन प्रोटीनस है और माइल्ड स्टार्च है, माइल्ड स्टार्च। तो ये माइल्ड स्टार्च वाली जो सब्जियां होती है ना, हम उसको जो है हम उसको ले सकते हैं, यूं समझ लें। क्लियर? और इसके बाद में रूट्स के अलावा अगर हम इसमें जाएं जूसेस में, तो इसमें देखिए ज्यादा लिक्विड तो हम पी नहीं सकते, लेकिन दो जूसेस जो है ना ब्लड में अल्कलिनिटी डेवलप करने के लिए, क्योंकि किडनी क्यों ब्रेकडाउन हुई? एसिडोसिस यानी कि एसिड के कारण। तो आप मिक्स वेजिटेबल जूस बनाकर थोड़े से हरी पत्तियां, घिया, खीरा, थोड़ा टमाटर, थोड़ा जो भी मिक्स कर सकते हैं, गाजर, चुकंदर, वो सब मिक्स करके कच्चा रस बना लें और उस कच्चे रस में 2-4 बूंद से ज्यादा नींबू ना डालें और उसमें काला नमक, थोड़ा सेंधा नमक और जीरा डालकर आप उसको वेजिटेबल जूस को आप पी सकते हैं। और दूसरा गाजर का जूस जो होता है वो आप पी सकते हैं जूसेस में। और एक सफेद पेठा होता है जिसको पंपकिन या भोपला या नहीं तो पेठा कहते हैं, तो वो उसका भी जूस आप पी सकते हैं। आप घिया, जो लौकी, दूधी, ये सब वर्ड यूज करते हैं तो वो भी आप पी सकते हैं। लेकिन इसमें बाकी जो फलों के जो रस है उनको पीने की जरूरत नहीं है आपके लिए। हाँ, अगर वैसे कभी कभार पीने की जरूरत पड़ जाए तो तरबूज का जो रस है वो टॉलरेबल है, वो चल जाता है। क्लियर? या मीठा फल, कभी मीठे फल का पीना पड़ जाए तो एप्पल जो है वो भी टॉलरेबल है, वो भी चल जाता है। और कभी कभार गन्ने का रस पीना पड़े तो गन्ने का रस भी पिया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा जितने संतरा, मौसम्बी, अनार, पाइनएप्पल, टमाटर, ये जो खट्टे फलों के रस होते हैं ना, ये कभी इसमें नहीं पीना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है? और बाद में अब इसमें अगर अनाज के ऊपर अगर हम जाएं तो अनाज में ज्यादा से ज्यादा आप जा सकते हैं राइस के ऊपर। यानी कि राइस से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है ना, चाहे वो ब्राउन राइस है या ब्राउन राइस की खिचड़ी बना दी, थोड़ा मूंग की दाल, हल्की सी मूंग की दाल डालकर, मैं तो कहता हूँ स्प्राउट डाल दो, ज्यादा बेटर है। और चावल से रिलेटेड कोई सिंपल सी इडली हो गई, पोहा हो गया, जो भी चावल से रिलेटेड, यानी कि अब आपके 50 तरह की चीजें हैं मेरे ख्याल से, तो उनको आप अपने आप से दिमाग में रख लें कि एक तो रिफाइंड ज्यादा ना हो, प्रोसेस ज्यादा ना हो, और उसको बॉईल करके सब्जियों के साथ बहुत सारा बनाकर आप चावल के हद तक जा सकते हैं। फिर लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि रोटी कैसे खाई जाए, तो रोटी खाने के लिए आपको क्या करना है, सिंघाड़ा भी आप खा सकते हैं या सिंघाड़े की रोटी, और यानी तो आलू ज्यादा आटा कम मिलाकर आप उसकी रोटी भी बना सकते हैं, तो उसकी रोटी भी आप खा सकते हैं। ठीक है? क्योंकि आपके खाने में कोकोनट है, आपके खाने में भिगी हुई बादाम है, आपके खाने में स्प्राउट्स है ना, तो आपको प्रोटीन, फैट की कोई भी आपको प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है, आपको कोई डेफिशिएंसी क्रिएट होने वाली नहीं है। आपके बॉडी को जितना अच्छा सामान चाहिए ना, ये जो डाइट मैंने बताई है उसमें आपको पूरी तरह अच्छी तरह आपको मिल जाएगा, इसलिए कोई भी डर रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब जो आपको इसके अलावा अब जो नहीं खाना है वो क्या है कि गेहूं और दाल जो नॉर्मल खाना है उससे बचना बहुत जरूरी है। हाँ, अच्छा, अब अगर गेहूं खाने का कभी ऐसा मन कर भी जाए ना, तो आप जानते हैं गुजरात में एक खाखरा खाया जाता है जिसको रोटी को करारा पापड़ की तरह सेक देते हैं। कभी ऐसा मन कर जाए, बोलते हैं थोड़ा मन को संतुष्ट करना भी होता है कई बार, तो फिर वो खाखरा एक आधा खा लें ओकेशनली। ऐसा कभी आपके मन में बहुत तड़प आ जाए, क्रेविंग आ जाए, तो बता रहा हूँ आपको। ठीक है? बाकी एक बात ध्यान रखना, जो भी आप इसमें खाना खाते हो ना, अगर आप ये समझ के खा रहे हो खाना पड़ रहा है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। मैं सर्वश्रेष्ठ धरती का आहार खा रहा हूँ, फल, सलाद, अंकुरित और मेवे खाते हैं ना, इसका मतलब धरती का सर्वश्रेष्ठ आहार में खा रहा हूँ। ये परमात्मा का महाप्रसाद है। पहले मैं कंगाल खाना खा रहा था, अब मैं राजभोग कर रहा हूँ। आपके दिमाग में ये भाव होना चाहिए, तब जाकर ये आहार आपके लिए काम करेगा।
इस तरह से। और फिर छोटी मोटी और जो चीजें आपको किडनी में क्या समझनी है कि एक तो गर्म पानी में कभी नहीं नहाना, गर्म पानी इसका दुश्मन है, ध्यान रखना। हाँ, गर्म पानी के टब में जैसे कि विश्वरूप चौधरी ने कई लोगों को गाइड किया हुआ है, वो टब का आप जरूर प्रयोग करके देख लें। अभी तक मैंने तो कभी नहीं किया, इससे मैं अभी उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, चूंकि वो क्या कहते हैं कि दुनिया में भरोसेमंद नेचुरोपैथ है, इसलिए उनकी बात को अच्छी तरह मान के कोई भी चल सकता है। तो आप उनके जो टब का प्रयोग बताया वो टब का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें गर्म पानी से नहाना नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखें। ताजा पानी से नहाना चाहिए। और स्किन भी हमारी किडनी की तरह काम करती है, तो रगड़ रगड़ कर अपने स्किन को खूब एक्टिवेट करना चाहिए। तो उससे और प्लस ऐसे प्राणायाम करने चाहिए जैसे इंटरनल ऑर्गन पे ना ऐसे पंपिंग की तरह, यानी कि सिकुड़ना फैलाना, ऐसा उसके ऊपर प्रेशर पड़े। देखिए, जहां रक्त संचालन बढ़ता है वहां पर अंग रीजनरेट होता है, तो आप उसका प्रयोग करें। फिर और एक प्रयोग उन्होंने बताया है, स्लैंड बोर्ड बनाकर उल्टा थोड़ा लेट जाएं, जैसे कि वो विश्वरूप में भी बताया हुआ है, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ में बाकी जो जनरल जो एक्सरसाइजेस हैं, घूमना फिरना, खेलना, जो भी योगा करना, ये सब चीजों का अच्छा इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि रेकी एक यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी है जो हम हर 15 दिन में हम सिखाते हैं। तो आप उसको सीख कर वो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं, वो लाइव होता है, सबसे फ्री होता है। तो आप रेकी सीख लें और रेकी सीख कर अब रोज अपने आप को चार्ज करें, तो जितनी एनर्जी बॉडी की हाई होगी ना, उतना बॉडी जल्दी रिजेनरेट करेगा और आपको इस बीमारी से बाहर निकालने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों, मैं ये गारंटी नहीं देता कि आप 100% डायलिसिस से मुक्त हो जाएंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों की किडनी इतनी खराब ना हो कि जिससे वो 100 काफी लोग बाहर निकल जाए। दोस्तों, मेरे यहाँ पे कई किडनी के केसेस बाहर निकल भी गए हैं, लेकिन कई केसेस निकले भी नहीं है। हाँ, उनकी डायलिसिस जरूर जो हर सप्ताह 3 बार होती थी, वो 10-10 दिन में, 15-15 दिन में एक बार जरूर होती है। क्यों? किडनी रिवाइव नहीं कर पा रही है, लिमिटेड रिवाइव कर पा रही है। तो ये हर आदमी की स्थितियां अलग अलग होती है, इसलिए कई लोग बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं, जैसे मैं ठीक हो गया, पूरी तरह ठीक हो गया। तो ऐसे, लेकिन सब लोग ऐसे ठीक हो सकते हैं ऐसा मैं दावा नहीं करता, पर हाँ, ये एक प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि शरीर को अगर जीवन शक्ति और एनर्जी और सही साधन मिल जाते हैं ना, पोषण मिल जाता है ना, तो क्या मालूम हमारी बॉडी की इतनी अद्भुत क्षमता है कि वो नव निर्माण करके आपको फिर से स्वास्थ्य के रास्ते पे डाल दें और आपके सारे अंग अच्छे बना दें। तो दोस्तों, ये बहुत सिंपल से रास्ते हैं, इसको अडॉप्ट करें। और एक बात ध्यान में रखें, अगर दवाई खानी है तो होम्योपैथी आयुर्वेदिक तक चले जाना, लेकिन मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन अगर आपने खाई तो फिर आपका ये जितनी बातें मैंने बताई है वो आपके लिए कोई काम की नहीं है। तो फिर आप मेडिसिन में अगर आपको प्यार ज्यादा है और आपका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि दवाइयों से मैं ठीक होता हूँ, तो भाई आप अपने विश्वास को जी लें और बाद में आने वाले समय में उसका लाभ हानि आप देख लें। बस मैं यही कह सकता हूँ। हमारे YouTube कमेंट बॉक्स में हमारे दर्शकों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी भेजे हैं और साथ में उन्होंने कहा था कि किडनी पे वीडियो बनाएं। उम्मीद है उन सभी के क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। दर्शकों के प्यार के लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शर्मा, आप हमसे जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेरा भी सबको बहुत बहुत नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।